आज न मैंने एक यूट्यूब पे बहुत ही खतरनाक वीडियो देखा और उस वीडियो को देख कर ना मैं हंसी नहीं रोक पाया। वो वीडियो क्या था कि आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप वीडियो बनाया गया था। जो आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना 8 नंबर का, उसके ऊपर वीडियो बनाया गया था। और वीडियो में मैंने देखा कि उसको बड़ी जल्दी कंप्लीट कर दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन को और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड को। और कुछ स्टूडेंट इतने बेवकूफ़ है, जाकर जल्दी जल्दी कमेंट कर रहा है लोग कि सर मेरे को 1909 और 1935 के ऊपर वीडियो बनाइए। अरे पहले क्वालिटी तो देख लो सर का वीडियो बनाने का। मेरे को इसको देख के ना एक कहानी याद आ गया जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए एक खाना बनाने वाला बावर्ची है, वो खाना बनाते हैं और डेली वो क्या करता है, दाल और भात उसको बनाने आता है। तो जब किसी ने उससे रिक्वेस्ट किया कि या बोला कि आप खिचड़ी बना दोगे क्या, तो बोला खिचड़ी कैसे बनता है। तो उसको बोला गया कि खिचड़ी जानते हैं कैसे बनता है, खिचड़ी में दाल भात माने जो चावल है दाल है मिलाकर आपस में बना दिया जाता है, खिचड़ी दोनों एक ही में रहता है। तो बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो डेली दाल भात बना ही रहे हैं, खिचड़ी बना देंगे उसी तरह। तो बोला ठीक है बना दीजिएगा। तो फिर उसने जानते हो कैसे खिचड़ी बनाया है, दाल को बना दिया, भात को बना दिया, दाल भात दोनों अलग अलग बना के फिर बाद में उसको मिला के गर्म कर दिया, बोल दिया हो गया खिचड़ी। अब आप समझ सकते हो कि इस तरह का खिचड़ी किस टेस्ट का लगेगा, आप थोड़ा बताइएगा मेरे को। तो यही बात है, एमसीक्यू पढ़ाते पढ़ाते अब लगा कि चलो यार लॉन्ग क्वेश्चन पे ऊपर वीडियो बनाएंगे, वो बन गया एमसीक्यू टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन बन गया है। तो यही बात है कि जो सिर्फ दाल भात बनाना जानता है अलग अलग करके, वो खिचड़ी कैसे बना पाएगा जो इतना टफ। खिचड़ी बनाना तो बहुत टफ है ना, उसमें नहीं तो टेस्ट ही नहीं आएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। बहुत हंसी छूटा मेरे को देख के और फिर मेरे को मजबूरी में आकर और ये अपना एक वीडियो लेकर आना पड़ा। मैं लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके पहले मैं आपको अभी कोल्ड वार के बारे में, शीत युद्ध के बारे में बताया था। कोल्ड वार का तात्पर्य क्या है और उसके संवैधानिक आधार को बताया था। उसके पहले मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताया हूँ विस्तृत रूप से। और भी मैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 सजेशन 2024 हिस्ट्री। आज मैं ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हमें अच्छे से समझना होगा। हाँ, मेरा एक वीडियो है जो मैं कोल्ड वार बनाया था, तो उसमें मेरे को एक कमेंट आया कि सर हमसे लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, कैसे याद करें। देखिए आप लोग ना शॉर्ट पढ़ते पढ़ते ना आपको अब लॉन्ग का याद करने वाला चीज़ को ही भूल गया है। लॉन्ग को याद नहीं किया जाता है बल्कि समझा जाता है। मेन पॉइंट को आपको लर्न करके समझ के रखना है। और इतिहास क्या है, एक कहानी जैसा लिखना है। मैं ये क्वेश्चन को समझाऊंगा, आप ध्यान से समझिएगा। आपको ना एक कहानी जैसे लिख देना है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बस कुछ कुछ मेन पॉइंट आपको याद करके रखने हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2016 में आया हुआ था कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि राजस्व व्यवस्था के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करें, यानी ब्राइफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी इन इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे देश में जब ब्रिटिश हुकूमत आया तो ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का बस एक ही उद्देश्य था कि भारत से अधिक मात्रा में धन इकट्ठा करके अपने देश ले जाना, भारत का शोषण करना। तो उन्होंने भारत का शोषण करने के उद्देश्य से ही जो पहले से चली आ रही भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व माने हुआ कि भूमि के लिए जो लगान दिया जाता है या लिया जाता है उसी को भू राजस्व बोला जाता है। तो उस व्यवस्था को बदलकर ये अपने हिसाब से अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था अलग अलग नाम से उसको अलग अलग समय पर लागू किया ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके। देखिए बिल्कुल एक कहानी जैसा बोल रहा हूँ मैं।
इसमें से मैं देख देख के पढ़ नहीं रहा, आप ध्यान से इसको समझिएगा, आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। और एक कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और मैं बहुत जल्द जो ये 1909 है और 1935 है, इसके ऊपर क्वेश्चन, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को मैं सोल्व करा दूंगा। आज तो नहीं हो पाएगा, बहुत रात हो गया है, कल एकदम आपको मिल जाएगा ये दोनों क्वेश्चन का आंसर। तो उन्होंने इस तरह से किया। और इसी क्रम में उन्होंने जो सबसे पहले जो भू राजस्व का नियम लाया था वो क्या था, इजारेदारी व्यवस्था या पंचसाला व्यवस्था। इसके नाम से ही पता चल रहा है पंचसाला, यानी 5 वर्ष के लिए। देखिए, पहले से जो सामंती व्यवस्था चली आ रही थी उसको ब्रिटिश सरकार ने हटाकर उसके जगह पे इजारेदारी व्यवस्था को लाया। एकदम समझिए कहानी जैसा, आप इसको लाइन वाइज पढ़ने मत जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना शुरू भी कर दिया होगा, मैं लाइन वाइज नहीं पढ़ रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जो सामंती व्यवस्था चली आ रही थी, भू व्यवस्था, उसको हटाकर इजारेदारी या पंचसाला व्यवस्था को लागू किया गया। पंचसाला व्यवस्था के तहत क्या किया गया कि 5 वर्षों के लिए जमींदार को जमीन दे दी जाती थी और वह उसका लगान वसूली करके सरकार को देता था। इससे सरकार के आय में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई, लेकिन इस व्यवस्था में भी कुछ कमियां दिखी। तो इसको क्या किया गया, 5 वर्ष से घटा के 1 वर्ष कर दिया गया कि अब किसी भी जमींदार के पास 1 वर्ष के लिए ही ज़मीन रहेगी। अब 1 वर्ष ज़मीन रहने की वजह से क्या हुआ कि किसानों को बार बार अपने ज़मींदार को, ठेकेदार को बदलना पड़ता था, जिससे उन्हें काफ़ी कष्ट और काफ़ी कर्ज में वो दब भी जाते थे। तो ये भी व्यवस्था बहुत अच्छा साबित नहीं हुई, लेकिन इस व्यवस्था से भी ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी धन अर्जित किया। और इसको क्या किया गया कि अब इस व्यवस्था के जगह पे फिर एक दूसरी व्यवस्था लाई गई। आप इसे थोड़ा लाइन वाइज रीड कर लीजिएगा, 10 साला व्यवस्था। तो 10 साला व्यवस्था कहने से ही आपको पता चल रहा है कि ये 10 साल के लिए क्या किया गया, लागू किया गया। तो 10 साला व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया, और यह व्यवस्था लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जब वो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने 10 साला व्यवस्था लागू किया। इस 10 साला व्यवस्था के अंतर्गत एक भूमि को 10 वर्षों के लिए एक जमींदार को दे दिया जाता था। जमींदार 10 वर्षों के लिए भूमि का मालिक रहता था और उससे लगान को वसूलकर कंपनी को या सरकार को देता था। यह व्यवस्था लगभग 19% भागों पर लागू थी और यह व्यवस्था खास तौर पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में यह लागू की गई। यह व्यवस्था सरकार के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुई और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला। किसानों के लिए भी थोड़ा सुविधा मिला, उन्हें बार बार अपना जमींदार या ठेकेदार नहीं बदलना पड़ता था। तो यह व्यवस्था उनके लिए अच्छी लगी। तो इसी को बाद में ना अस्थाई भू बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से चालू कर दिया गया। और यह कब ऐसा इसका नाम बदल गया, 22 मार्च 1793 में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फिर से इसका नाम अस्थाई भू राजस्व व्यवस्था रख दिया। और 10 वर्षीय भू राजस्व को ही माने परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या हुआ था कि जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक मान लिया गया कि अब जमींदार इस भूमि का अस्थाई मालिक है। साथ ही साथ भूमि पर उनका पैतृक और हस्तांतरणीय अधिकार भी मान लिया गया। देखिए, पैतृक माने होता है कि बाप दादा से जो संपत्ति जुड़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैतृक। अब जैसे मान लो कि एक जमींदार है जिसको ब्रिटिश सरकार ने ज़मीन दिया है, अब वो जमींदार मर गया लेकिन उसका अभी लड़का जिंदा है, तो वो अपने आप ही वो जो ज़मीन है उस लड़के के पास स्थानांतरित हो जाएगी, क्योंकि पहले उसके पापा मालिक थे, उसके पिताजी मालिक थे, मर गए, अब उसका मालिक बन जाएगा उसका लड़का। बात समझ में आया? तो यह पैतृक स्थानांतरण का भी अधिकार मान लिया गया। जब तक जमींदार, इसमें नियम क्या लगाया गया कि जब तक जमींदार जमीन की जो कर था समय पर देता रहेगा तब तक जमीन उसके हाथ में रहेगी। लेकिन जैसे वो कर देने से माने सक्षम नहीं होगा तो जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक किसान को अपने कुल आय का 1/10 भाग लगान के रूप में
देना पड़ता था। 1/10 का मतलब हुआ कि मान लीजिए एक किसान है जो एक ज़मीन पर खेती किया है, गेहूं की खेती किया है, और उस ज़मीन से 10 बोरा गेहूं हुआ है, तो वो 10 बोरा में 1 बोरा गेहूं जो है लगान के रूप में दे देगा, 9 बोरा उसका रहेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आया रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था भी वही था कि एक लगान के रूप में ज़मीन को दिया जाता था, और यह व्यवस्था 1792 ईस्वी में भू राजस्व के रूप में लागू किया गया रैयतवाड़ी। देखिए रैयतवाड़ी माने क्या होता है ना कि पहले जमींदार जमीन के मालिक होते थे, लेकिन अब किसान को ही मालिक बना दिया गया कि भाई अब तुम ही मालिक हो ज़मीन का, अब तुम जो समझो इसको जैसे भी करो करो। और यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास, बम्बई, असम और सिंध प्रदेश में लागू थी। इस व्यवस्था में क्या था कि जो किसान था ही मालिक था, लेकिन कर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से 1/2 से 1/3 भाग तक कर लिया गया। ठीक है, 1/2 से 1/3 भाग समझ रहे हैं कितना ज़्यादा कर हो रहा है। माने अगर आपके ज़मीन पे 2 बोरा अनाज हुआ है तो 1 बोरा आपको ब्रिटिश सरकार को देना होगा, 1 बोरा आपको रखना होगा। और 1/3 का मतलब हुआ कि 3 बोरा अगर अनाज हुआ तो 1 बोरा वो ले जाएगा, 2 बोरा आप रखोगे। इस हिसाब से कर को इतना ऊंचा बढ़ा दिया गया, और यह इसलिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सके। आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद आया महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी कि यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में रैयतवाड़ी प्रथा की ही तरह एक आगरा, अवध और मध्य प्रदेश, पंजाब में भू राजस्व लागू थी, जिसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। महल का अर्थ क्या होता है? गांव। इस व्यवस्था में पूरा गांव ही सामूहिक रूप से भूमि का मालिक होता था, जो अपनी उपयोगिता के अनुसार भूमि को आपस में बांटकर उसके अनुसार लगान या महाल के मुखिया के पास जाकर कर देते थे। किसानों से मालगुजारी वसूल करने वाले को नामदार कहा जाता था, जो उसे पैसा वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करता था। उसके बदले में उसे कुछ कमीशन दिया जाता था। यह व्यवस्था 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमस ने लागू की थी। यह व्यवस्था भी अन्य भू व्यवस्थाओं की तरह अपने गुण दोषों के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति तक देश के 30% भाग पर लागू थी। देखिए अंत में आपको निष्कर्ष के रूप में क्या लिख देना है कि इस प्रकार अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार के साथ भारतीयों से भूमि के अधिकार को हड़पने, अपनी आय में वृद्धि करने तथा भारत की स्वावलंबी कृषि को छीन बीन कर बर्बाद करने का रास्ता अपनाया था। तो ये था अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व में भूमि के राजस्व कौन कौन से नियम लगाए गए थे, वो मैं आपको अच्छे से डिस्कस करके बता दिया। आपको किस प्रश्न का उत्तर चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में कमेंट करके बताइएगा, वो भी मैं हाजिर हो जाऊंगा लेकर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। याद रहे वो कहानी, जो दाल और भात सिर्फ बनाना जानता है वो खिचड़ी कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका तो आदत ही नहीं है, उसको हड़बड़ी है दाल भात बनाकर खाने की। खिचड़ी बहुत टफ होता है, तो आप इग्नोर करेंगे ऐसे यूट्यूब चैनलों को, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। उल्टा पुल्टा पढ़ के जाइएगा, उल्टा पुल्टा दिमाग में रहेगा, वैसे लिख दीजिएगा, एग्जामिनर 1 नंबर भी नहीं देगा, काट के रख देगा, बोले क्या लिखा हुआ है, ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। इससे बचिए, आप सही तरीके से सीखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखना कैसे है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।